प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भैंसा, जिला निर्मल, तेलंगाना। आज की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। और आज की कक्षा में हम यशपाल की बहुचर्चित कहानी पर्दा पर चर्चा करेंगे। और इस कहानी के मुख्य पात्र हैं पीर बख्श, जिनके 5 बच्चे हैं, उनमें 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा हुआ करते थे। उनके 2 लड़के थे, फजल कुर्बान और इलाही बख्श। फजल कुर्बान रेलवे में काम किया करते थे और इलाही बख्श डाकखाने में काम करते थे। फजल कुर्बान को 4 बेटे और 3 बेटियां हुई। इलाही बख्श को 4 बेटे और 2 बेटियां। इलाही बख्श के बच्चों में देखिए, एक क्लर्क है जिसे 20 रुपये की पगार है, दूसरा कंपाउंडर है और तीसरा जो है पढ़ने में होशियार निकला और वजीफ़ा पाकर जो है आगे बढ़ जाता है और अध्यापक बनकर किसी देहात में चला जाता है। और चौथे जो है पीर बख्श, जो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। वे कुछ नहीं कर पाते, पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और तेल की मिल में मुंशी का कार्य करते हैं और उनकी पगार जो है 12 रुपये होती है, जो आगे जाकर 18 रुपये होती है। और इस कहानी के एक और पात्र है सुरजू पांडे, जो पीर बख्श के मकान मालिक हैं। और एक और मुख्य पात्र है बबर अली खान, जो पंजाबी खान हैं, जिससे कहानी के मुख्य पात्र पीर बख्श कर्ज लेते हैं, जो वे चुका नहीं पाते हैं। अब हम संक्षिप्त परिचय के पश्चात कहानी में गहराई से उतरेंगे या फिर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। उनकी आमदनी बढ़िया थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। अपने बच्चों को जो है उन्होंने भरपूर तालीम दी। उनके 2 लड़के एंट्रेंस से पास कर रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए, अर्थात एक नॉर्मल पोजीशन पर भी पहुंच गए। चौधरी साहब की ज़िंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदों और तनख्वाह में खास तरक्की न हो सकी। 30-40 रुपये माहवार अर्थात महीने की तनख्वाह या वेतन पर ही वे काम करते रहे। हमारे पास एक ऐसा रिवाज है कि हर कोई जो है वर्तमान समय से बीते हुए समय को बढ़िया बताता है। कुछ उसी प्रकार चौधरी साहब कहते हैं, वो भी क्या वक्त थे, लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्टर ही करते थे। और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं बढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदे पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद ली थी। अर्थात जो शिक्षा उनके युग में मिल रही थी बच्चों को, उससे वे संतुष्ट नहीं थे। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुनबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी, अर्थात कुल 7 लोग। चौधरी इलाही बख्श डाक खाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 बेटियां, अर्थात 6। चौधरी ख़ानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। भले ही वो हवेली जितना बड़ा न हो, फिर भी वे उसे हवेली कहा करते थे। नाम बड़ा होने पर भी जगह तंगी रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था। जनाना अर्थात महिलाओं का कमरा। और बाहर बैठक में वे मोड़े पर बैठकर नेचा हुक्का गुड़गुड़ाया करते थे। उनके बाद जगह की तंगी की वजह से बैठक भी जनाने में शामिल हो गई और घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं, बढ़िया किस्म का लटकाया जाता था। अर्थात पर्दा जो है बढ़िया क्वालिटी का, महंगा वहाँ पर लगाया जाता था, भले ही उनकी आर्थिक परिस्थिति वैसी न हो। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहते, पर भीतर से अलग अलग था। ड्योढ़ी का एक पर्दा
कौन भाई लाए। इस समस्या का हल यह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियाँ एक के बाद एक डोरी पर लटकाई जाने लगी। यह उनकी गिरती या तंग आर्थिक स्थिति को दर्शाता है कि वे एक बढ़िया किस्म का पर्दा लाने के लिए भी आर्थिक रूप से असमर्थ थे। तीसरी पीढ़ी के शादी ब्याह होने लगे। आखिर चौधरी ख़ानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगह तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपये की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। जो जो ज़माना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों ही मुश्किल होती जा रही थी। वैसे ये कहानी कई दशकों पूर्व लिखी गई थी, किंतु वर्तमान युग में यह कहानी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आज के समय में भी तालीम अर्थात शिक्षा और नौकरी बहुत ही मुश्किल रूप से प्राप्त होते हैं। तीसरे बेटे होनहार थे, उन्होंने वजीफ़ा पाया, जैसे तैसे मिडिल पास कर स्कूल में मुदर्रिस अर्थात अध्यापक होकर देहात चले गए। किसी रूरल एरिया में जो है उनकी पोस्टिंग होती है। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे न बढ़ सके, अर्थात प्राइमरी तक ही वे पढ़ पाए। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवाय और है क्या। यह पंक्ति वर्तमान जिस समय में हम जी रहे हैं, आज के समय में पूरी तरह से 100% प्रासंगिक है। स्कूल की फ़ीस हर महीने और किताबों, कापियों और नक्शों के लिए रुपये ही रुपये। बिल्कुल यही स्थिति आज की शिक्षा की भी है। चौधरी पीर बख्श का भी विवाह हो गया था। मौला के करम से बीवी की गोद भी जल्दी भर गई। धूमिल ने कभी लिखा है, ऐसे ही पात्रों के लिए बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। यहाँ पर भी जो है बरकत होती है। पीर बख्श ने रोज़गार के तौर पर ख़ानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली थी। तालीम ज़्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश ख़ानदान की इज्जत का पास तो था। अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके पिता के पिता अर्थात दादा चुंगी के दारोगा और इनके पिता भी जो है क्लर्क थे। तो उनके आसपास के समाज में उनकी जो है बहुत इज्जत हुआ करती थी। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ न थी। वो चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपये महीना अधिक नहीं होता, यह उनकी पगार थी। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीन लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से निरंतर टपकते पानी की काली धार बहती रहती थी। नाली के किनारे घास उगाई थी। नाली पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते थे। सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबले कपड़ों की गंध उड़ती रहती थी। सज्जी अर्थात क्षार युक्त मिट्टी जो सफ़ेदी लीवे भूरे रंग की होती है। और नागरा बनाने वाले बीकानेरी मोचियों के घर थे। बाई और वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते थे। अर्थात बिल्कुल जो है निम्न स्तर के लोगों के बीच में वे रहते थे। उस पूरी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे और सफ़ेद पोश थे। अर्थात वे ऐसे कोई मेहनत मजदूरी का कार्य नहीं करते थे। और वैसे भी हमारे यहाँ पर मेहनत मजदूरी का कार्य करने वाले को जो है निम्न दृष्टि से देखा जाता है। बाबू या क्लर्क हो तो आपको बहुत ही सम्मान के साथ देखा जाता है। मेहनत मजदूरी नहीं, व्यापारी को भी जो है हमारे यहाँ पर कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसके बजाय जो है सरकारी मुलाजिम होने पर, सरकारी नौकरी करने पर जो है उसे बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सब लोग उन्हें चौधरी जी, मुंशी जी कहकर सलाम करते। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में नहीं देखा था। माशाअल्लाह घर में औलाद थी तो वह भी लड़कियां।
बच्चियां 4-5 बरस उम्र तक किसी कामकाज से बाहर निकलती और फिर घर की आबरू के ख्याल से उनका बाहर निकलना मुनासिब न था। पीर बख्श खुद ही मुस्कुराते हुए सुबह शाम कमेटी के नल से घड़े भर लाते थे। अर्थात लड़की की आयु 4 या 5 वर्ष होते ही लड़की का घर से बाहर निकलना बंद हो जाता। बड़ी उम्र की महिलाओं का बाहर निकलना तो असंभव ही था। चौधरी की तनख्वाह 15 बरस में 12 से 18 हो गई थी। खुदा की बरकत होती है तो रुपये पैसे की शक्ल में नहीं, आस औलाद की शक्ल में होती है। 15 बरस में 5 बच्चे हुए थे। पहली 3 लड़कियां और बाद में 2 लड़के। दूसरी लड़की होने को थी तो पीर बख्श की वालदा मदद के लिए आई थी। वालदा अर्थात माँ। वालिद साहब का इंतकाल हो चुका था। दूसरा कोई भी भाई वालदा को लिवा लेने नहीं आया। वे छोटे लड़के के यहाँ ही रहने लगी थी। जहाँ बाल बच्चे और घर बार हो तो 100 किस्म की झंझट होती है। कभी बच्चे को तकलीफ़ है तो कभी जच्चा को। ऐसे वक्त में कर्ज की ज़रूरत कैसे न हो। घर बार है तो कर्ज भी होगा ही। मिल की नौकरी का कायदा पक्का होता है। वहाँ पर जो है एडवांस पेशगी नहीं मिलती। ऐसे में जो है उन्हें दूसरी ओर से, दूसरे सोर्स से, दूसरे स्रोत से जो है कर्ज लेना पड़ता है। कहानीकार लिखते हैं, मोहल्ले में चौधरी पीर बख्श की बहुत इज्जत थी। उस इज्जत का आधार घर के दरवाजे पर लटका पर्दा था। भीतर जो हो पर्दा सालिम रहता था। बोल तो भीतर से भले ही फटे हाली हो, पर्दा जो है सालिम अर्थात कहीं से भी खंडित नहीं था, पूर्ण था, बिल्कुल भी फटा हुआ नहीं था। कभी बच्चों की खींच खांच या बेदर्द हवा के झोंकों से उसमें छेद हो जाते थे। पर्दे की आड़ में जनाने हाथ सुई धागा लेकर उसकी मरम्मत कर देते थे। अर्थात महिलाएं पर्दा सीने के लिए भी बाहर नहीं आती थी, अंदर ही खड़े खड़े पर्दा लटका हुआ रहता था और उसे वे सी देती थी। और उनके घर का जो किवाड़ है वह भी जो है गल चुका था, उसके पेंच टूट गए और सुराख जो है बड़े हो गए। किंतु मकान मालिक जो सुरजू पांडे है उसको फिक्र न थी। चौधरी कभी जाकर कहते तो वे जवाब देते, कौन बड़ी रकम थमा देते हो, 2 रुपये किराया और वह भी 6-6 महीनों का बकाया। जानते हो लकड़ी का क्या भाव है, न हो मकान छोड़ दो। अर्थात वे दरवाज़ा ठीक करवाना नहीं चाहते क्योंकि वे किराया कम देते हैं, वह भी समय पर नहीं देते और वे सीधे कह देते हैं कि आप हो सके तो मकान खाली कर दीजिए। और आखिर किवाड़ गिर गए। रात में चौधरी उन्हें जैसे तैसे चौकटे से टिका देते। रात भर दहशत रहती अगर कोई चोर आ जाए तो। मोहल्ले में सफ़ेद पोशी और इज्जत होने पर भी चोर के लिए घर में कुछ न था। अर्थात घर में चोरी करने लायक कोई सामान नहीं था। शायद एक भी साबुत कपड़ा या बर्तन ले जाने के लिए चोर को न मिलता। पर चोर तो चोर है, छीनने के लिए कुछ न हो तो भी चोर का डर तो होता है। वह चोर जो ठहरा। यहाँ पर व्यंग्य रूप में वे कहते हैं, चोर से ज़्यादा फिक्र थी आबरू की। किवाड़ न रहने पर पर्दा ही आबरू का रखवाला था। वह पर्दा भी तार तार होते होते एक रात आंधी में किसी भी हालत में लटकने लायक न रह गया था। दूसरे दिन सुबह घर की एकमात्र पुश्तैनी चीज़ दरी दरवाजे पर लटका दी गई। मोहल्ले वालों ने देखा और चौधरी को सलाह दी, अरे चौधरी, इस ज़माने में दरी को यूँ काहे ख़राब करोगे, बाज़ार से लाकर टाट का टुकड़ा न लटका दो। चौधरी पीर बख्श टाट की कीमत मिल से आते जाते कई दफ़े पूछ चुके थे। 2 गज टाट 8 आने से कम में न मिल सकता था। हंसकर बोले, होने दो, क्या है, हमारे यहाँ पक्की हवेली में ड्योढ़ी पर दरी का ही पर्दा रहता था। अर्थात आर्थिक परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन बात जो है बड़प्पन की वे करते हैं।
कपड़े की महंगाई के इस ज़माने में घर की पांचों औरतों के शरीर से कपड़े जीर्ण होकर यूँ गिर रहे थे जैसे पेड़ अपनी छाल बदलते हैं। पर चौधरी साहब की आमदनी से दिन में एक दफ़े किसी तरह पेट भर सकने के लिए आटे के अलावा कपड़े की गुंजाइश कहाँ। अर्थात वे पूरी तरह से फटे हाल अवस्था में हैं। खुद उन्हें नौकरी पर जाना होता। पायजामे में जब पैबंद संभालने की ताव न रही, मार्किन का एक कुर्ता पायजामा जरूरी हो गया, पर लाचार थे। मार्किन अर्थात सस्ता कपड़ा। गिरवी रखने के लिए घर में कुछ न हो तो गरीबी का एकमात्र सहायक है पंजाबी खान, अर्थात वे पंजाबी खान से कर्ज लेते हैं और पंजाबी खान रहने की जगह पर देकर ही रुपया उधार देता है। 10 महीने पहले गोद के लड़के के जन्म के समय पीर बख्श को रुपये की ज़रूरत आ पड़ी थी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी बबर अली खां से 4 रुपये उधार ले लिए थे। और यहाँ पर कहानीकार बार बार यह जताते हैं कि उनकी इस बदहाली का कारण अधिक बच्चों का होना है। अगर बच्चे कम हों तो शायद इतनी बुरी स्थिति उनकी नहीं होती। बबर अली खां का रोज़गार यह था कि यह जो सितवा के कच्चे घरों के मोहल्ले में कर्ज देना, सभी जो है उसे कर्ज लेते थे। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किस्त न मिलने पर अपने 2 हाथ के डंडे से रेने का दरवाज़ा पीटते देखा था और उन्हें स्वयं साहूकार और रीने के बीच बचाव भी करना पड़ा। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसकी ही शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीना पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किस्त मान ली थी। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ था। और खान जो अपनी कड़क वसूली के लिए जाने जाते हैं, इस विषय में कहानीकार लिखते हैं, खान को किस्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीयत हो जाने की आशंका से चौधरी के रोंगटे खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी, फाका अर्थात बिना खाए पिए किसी तरह गुजार कर, किसी तरह वे किस्त देते चले गए। लेकिन जब सावन में ज्वार और बाजरा भी रुपये का 3 सेर मिलने लगा, ऋण की किस्त देना संभव न हो रहा था। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छूकर और अल्लाह की कसम खाकर 1 महीने की मुआफ़ी चाही और अगले महीना 1 का सवा देने का वादा कर लिया। खान ने मान लिया। लेकिन गरीबी में जैसा आटा गीला होता है, वैसे ही भादों में, सावन के बाद भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की मां की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती ही जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ्य के लिए उसे गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया था। गेहूं मुश्किल से ही मिलता था और रुपये का सिर्फ 1.25 सेर। बीमार का जी ठहरा, कभी प्याज के टुकड़े या धनिया की खुशबू के लिए मचल जाता, कभी पैसे की सौंफ, अजवाइन, काला नमक की ज़रूरत होती तो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं थी। बाज़ार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया था। नाहक इकन्नी जाती थी। चौधरी को 4 रुपये महंगाई के भत्ते के भी मिले, पर पेशगी लेते समय तनख्वाह के दिन केवल 4 रुपये ही हिसाब में शेष निकले। आगे देखिए और भी दारुण स्थिति। बच्चे पिछले हफ्ते से लगभग फाके में थे, मतलब कुछ भी नहीं खाया। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनाई से मिले 4 रुपयों में से 1.25 रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को न हुई। मिल से घर लौटते समय चौधरी मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा कि खान टल गया होगा, अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चे, उनकी माँ के दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें चौधरी की आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जा रहे थे, मौला सब देखता है, खैर करेगा। अर्थात ऊपर वाले
पर वे विश्वास रखते हैं कि वह सब बढ़िया करेगा। हम कर्म जो है हमारी परिस्थिति के अनुकूल न करें और हम चाहते हैं कि ऊपर वाला जो है हमारी मदद करे। यही भाव जो है हमारे यहाँ पर आम लोगों में देखने को मिलता है। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल जाने से पहले अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद था। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया था। मिल के मालिक लालजी 4 रोज़ के लिए बाहर गए। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वह ₹1.25 हाजिर करेगा। माकूल वजह बता देने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। हम वतन छोड़ के प्रदेश में पड़ा है, ऐसे रुपया छोड़ देने का वास्ते? हमारा भी बड़ा बच्चा है, 4 रोज़ में रुपया नहीं देगा तो हम तुम्हारा कर देगा। अब देखिए 5वें दिन रुपया कहाँ से आता? तनख्वाह मिले हफ्ता भर नहीं हुआ था। मालिक ने पेशगी देने से इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए। इधर उधर की बातचीत कर वे कहते, अरे भाई वो तो 20 आने पैसे दो 1 रोज़ के लिए, ऐसे ही ज़रूरत आ पड़ी। अब देखिए, अरे मियाँ पैसे कहाँ इस ज़माने में? उत्तर मिलता, पैसे का मोल कौड़ी नहीं रह गया, हाथ में आने से पहले उधार चुकाने में सब उठ जाता है। दोपहर हो गई, खान आया भी होगा तो इस वक्त तक बैठा नहीं रहेगा, चौधरी ने सोचा और घर की तरफ चल दिए। यहाँ से कहानी जो है अपने चरम पर पहुँचती है। घर पहुँचने पर सुना कि खान आया था और घंटे भर तक ड्योढ़ी पर लटके दरी के पर्दे को डंडे से ठेलकर गाली देता रहा था। पर्दे की आड़ में बड़ी भी कि बार बार खुदा की कसम का यकीन दिलाने पर भी चौधरी बाहर गए हैं, रुपया लेने गए हैं। खान गाली देकर कहता, नहीं बच्चा, चोर भीतर में छिपा है। 4 घंटे से पहले ही खान की पुकार सुनाई दी। चौधरी पीर बख्श के शरीर में बिजली सी तड़प गई और वह बिल्कुल निस्सत्व हो गए, हाथ पैर सुन्न और गला खुश्क। कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ती है। देखिए, गाली दे पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय होकर भी निश्चेष्ट न रह सका। वे उठकर बाहर आए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते छिपता है। एक से एक चढ़ती हुई गालियाँ एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों और पीरों के नाम निकल गई। उस भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त फड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। एक व्यक्ति हालातों में कैसे टूट कर रह जाता है, यहाँ पर बहुत ही उम्दा तरीके से वर्णन हुआ है। खान के घुटने छूकर अपनी मुसीबत बताकर मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगा। इस पर खान की तेज़ी और बढ़ गई। उसके ऊंचे स्वर से पड़ोस के मोची और मजदूर चौधरी के दरवाजे के सामने इकट्ठे होने लगे। खान क्रोध में डंडा फटकार कर कह रहा था, पैसा नहीं देना था तो लिया क्यों? तनख्वाह किधर में जाता? आरामी हमारा पैसा मारेगा, हम तुम्हारा खाल खींच लेगा। पैसा नहीं है तो अगर पर्दा लटका के शरीफ ज़्यादा कैसे बनता है? बात यहाँ पर पर्दे पर आ जाती है। देखिए, तुम हमको बीवी का गहना दो, बर्तन दो, कुछ भी दो, हम ऐसे नहीं जाएगा। चौधरी पीर बख्श ने बिल्कुल बेबस और लाचारी से दोनों हाथ उठाकर खुद से खान के लिए दुआ मांगकर कसम खाई, पैसा भी घर में नहीं, बर्तन भी नहीं, कपड़ा भी नहीं। खान चाहे तो बेशक उसकी खाल उतार कर बेच ले। इस पर खान और भड़क उठा। वह कहता है, हम तुम्हारा दुआ का क्या करेगा, हम तुम्हारा खाल का क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारा खाल से तो टाट अच्छा। खान ने डोडी पर लटका दरी का पर्दा झटक दिया। यह कहानी का पूर्ण चरम है, पूर्ण उत्कर्ष है। अब देखिए, ड्योढ़ी से पर्दा हटने के साथ ही जैसे चौधरी के जीवन की डोर टूट गई। वह डगमगाकर जमीन पर गिर पड़े। चौधरी में उस दृश्य को देख सकने की ताब नहीं थी, अर्थात हिम्मत नहीं थी। परंतु द्वार पर भीड़ ने देखा। घर की लड़कियां और औरतें पर्दे के दूसरी ओर घटती घटना के आतंक से आंगन के बीचों बीच इकट्ठी हो रही थी। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। बहुत ही
मार्मिक वर्णन जो है उस परिवार की गरीबी का यहाँ पर, गरीबी, विवशता, लाचारी का किया गया है। वह पर्दा ही तो घर भर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। उनके शरीर पर बचे चीथड़े उनके 1/3 अंग को ढकने में भी असमर्थ थे। जाहिल भीड़ ने घृणा और शर्म से आंखें फेर ली। अर्थात यहाँ पर बहुत ही भाषा व्यंग्य भरी है। लेखक एक और लिखते हैं, कहानीकार लिखते हैं कि जाहिल भीड़, लेकिन भीड़ ने घृणा और शर्म, उस भीड़ में भी शर्म है। जाहिल है लेकिन शर्म उसमें अभी भी है। उस नग्नता की झलक से खान की कठोरता भी पिघल गई। ग्लानि से थूक पर्दे को आंगन में वापस फेंक क्रुद्ध निराशा में उसने कहा लाहौल बिला और असफल लौट गया। भीड़ भय से चीख कर ओट से भागती हुई औरतों पर दया करके दरवाजे के सामने से हट गई। चौधरी बेसुध पड़े थे। जब उन्हें होश आया, ड्योढ़ी का पर्दा आंगन में सामने पड़ा था, परंतु उसे उठाकर फिर से लटका देने का सामर्थ्य उसमें शेष न था। शायद अब उसकी आवश्यकता भी न थी। पर्दा जिस भावना का अवलंब था वह मर चुकी थी। तो कहानी का चरम या कहानी का अंत रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक परिवार किस तरह गरीबी में, दयनीयता में, विवशता में जीता है, उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। और आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।